जी हाँ, क्या उत्तर से लेकर दक्षिण तक समतल हो जाएगा गाजा? इजराइल ने ठान लिया है हमास का जड़ से कर देंगे खात्मा। ये जंग लगातार जारी है, लेकिन इस जंग का दायरा दिन ब दिन बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं और अब तो आसार इस बात के जताए जाने लगे हैं कि परमाणु प्रलय भी किसी भी वक्त हो सकती है। जिस तरह से बड़े बड़े दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों का रुख, बहुत सख्त रुख सामने आ रहा है, इस जंग को लेकर दुनिया दो धड़ों में बढ़ती हुई जिस तरह से नजर आ रही है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ करुणा शंकर भी मौजूद हैं और इजराइल हमास जंग से जुड़ी पल पल की अपडेट से आपको TV9 भारतवर्ष करा रहा है वाकिफ। आज कई बड़े डेवलपमेंट से जुड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आएंगे। इजराइल हमास जंग में बहुत कुछ विध्वंसक है, तो मामूली राहत की खबर भी आई है। हमास के खिलाफ इजराइल के हमलों की झड़ी जारी है। इजराइल पर छिटपुट जवाबी हमले भी हो रहे हैं और साथ ही सब के बीच नेतन्याहू के बयान ने सभी को चौंका दिया है। इजराइल के राष्ट्रपति का खुला ऐलान यह है कि गाजा फिलिस्तीनी अथॉरिटी के हवाले नहीं होगा और इसके पीछे बेंजामिन नेतन्याहू जो तर्क दे रहे हैं, हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन गाजा पर अमेरिका का बदला हुआ रुख भी कम चौंकाने वाला नहीं है करुणा। हम समझेंगे कि अचानक बाइडेन क्यों गाजा में इजरायली एक्शन को पूरी तरह से बैकिंग देते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं एक बड़ी खबर इजराइल और हमास की डील को लेकर भी आ रही है, लेकिन शांति लाने में इससे क्या लाभ हो पाएगा, यह बेहद ही संदिग्ध है। जी हां, हम बात चीन के स्कॉलर की उस सनसनीखेज भविष्यवाणी की भी करेंगे जिसने दो मोर्चों पर एटमी खतरा बताकर पूरी दुनिया को कर दिया है परेशान। और एक और बड़ी खबर, दो जंग के बीच बहुत बड़ा एटमी युद्ध का खतरा बढ़ गया है। इसका बकायदा ऐलान किया जा रहा है, भविष्यवाणी इसकी सामने आ रही है। एटमी जंग में तब्दील हो सकता है यह युद्ध। यूक्रेन और इजराइल दोनों वॉर में एटमी खतरा कई गुना बढ़ गया है और चीन के स्कॉलर ने इस बार इसकी पूरी वजह बतला दी है। यूएस, ईरान और नेटो पर नजर। और आइए सबसे पहले आपको इसी खबर को समझाते हैं, विस्तार से बताते हैं कि यह दावा कितना बड़ा है। आइए समझते हैं कि चीन के जाने माने स्कॉलर हुआंग रेनवेई ने अपनी एनालिसिस में और क्या कुछ कहा है, किस तरह का आकलन वो दुनिया के सामने रख रहे हैं। दो मोर्चों का जिक्र किया गया है जो कि एटमी जंग का खतरा बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। पहली स्थिति देखिए, नाटो और रूस के बीच जंग शुरू हो जाए। हम देख रहे हैं किस तरह से नाटो यूक्रेन के साथ है। रूस यूक्रेन जंग लगभग 650 दिनों से जारी है। स्थिति 2 की अगर बात की जाए, ईरान और अमेरिका में जंग अगर शुरू हो जाती है, जो हालात इस वक्त लगातार खराब नजर आ रहे दोनों कंट्रीज के बीच। और देखिए, रूस यूक्रेन वॉर की अगर बात की जाए, बहुत खतरनाक स्थिति में है। 20 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। बिल्कुल, और इजराइल हमास वॉर भी किसने सोचा था कि इतने दिनों तक चलेगी। बहुत खतरनाक स्थिति में यह जंग भी है। अब आशंका क्या है? आशंका यह है कि बड़े देश और सैन्य संगठनों की एंट्री होते ही एटमी खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा और यही खतरा इस आकलन में जताया गया है। और कहां पर एटमी खतरा नहीं है, आने वाले समय में चीन ताइवान जंग होती है तो यह आप जरा देखिए, अगर ऐसा होता है तो फिर यह खतरा और बढ़ेगा। वजह क्या, चीन ऐसा गैर जिम्मेदारी भरा कदम नहीं उठाएगा। हालांकि यहां पर यह कहा जा रहा है कि अगर चीन वर्सेस ताइवान होता है तो यहां पर हालांकि एटमी खतरा नहीं है। इस बात की बात भी जो हुआंग रेनवेई है, चीनी स्कॉलर, और ऐसा इसलिए भी है करुणा क्योंकि यहां पर देखिए ये स्कॉलर कहां के हैं, चीन के ही हैं। हाँ। तो चीन के लिए कह रहे हैं कि ऐसा गैर जिम्मेदारी भरा कदम चीन कभी नहीं उठाएगा। चीन ने जिम्मेदारी भरा कदम हाल के वक्त में कब उठाया है, अगर ये पूछा जाए सवाल तो शायद इसका जवाब उनके पास ना हो। बहरहाल, हमारे साथ दो बहुत खास मेहमान जुड़ चुके हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ मौजूद हैं और प्रोफेसर अमिताभ सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। शरदेंदु जी, किस तरह से आप इस आकलन को देखते हैं? यह बात तो बिल्कुल सही नजर आती है कि आज की तारीख में दुनिया के दो हिस्सों में बड़े युद्ध चल रहे हैं। ऐसे में एटमी खतरा बढ़ने की आशंका तो है ही, अगर इसी तरह से ये दोनों युद्ध खिंचते रहे और तनाव बढ़ता रहा तो।
देखिए, मेरा मानना है कि ये दोनों लड़ाई काफ़ी समय से चल रही है। एक में 44वां दिन और एक के 20 महीने और रखे हैं। ये हमेशा युद्ध में हमेशा ये डर बना रहता है कि कब ये न्यूक्लियर टर्न ना ले ले। लेकिन मेरा मानना है कि जिस भी देश में न्यूक्लियर हथियार होते हैं वो एक जिम्मेदारी को समझता है और एक भय रहता है कि जिसने अगर इसकी पहली शुरुआत की तो शायद वो देश इस दुनिया के मानचित्र से हट जाएगा। लिहाजा एक तरीके का डिटरेंस होता है न्यूक्लियर वेपन, उसको यूज़ नहीं किया जा सकता। इस युद्ध में अगर हम इजराइल और हमास की बात करें तो इसके युद्ध में यूज होने की संभावनाएं बहुत कम दिखती हैं। अगर गाजा पट्टी में अगर इसका इस्तेमाल होता है तो उसका इफेक्ट इजराइल पे भी होगा, उसका इफेक्ट बाकी इलाकों पे भी होगा। और देखिए, एक आप आतंकवादियों से युद्ध लड़ रहे हैं, कोई रेगुलर आर्मी नहीं है वहां, इसकी जरूरत अभी नहीं है। इजराइल पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहा। अगर हम दूसरे फ्रंट पे जाएं, रशिया यूक्रेन पे, तो जो स्पेशल ऑपरेशन का नाम दिया था पुतिन साहब ने, वो एक्चुअली वो आज के ग्राउंड में वैसा ही ऑपरेशन चल रहा है। छोटे मोटे स्कर्मिशेस चल रहे हैं, फायरिंग हो रही है, टैंक बर्बाद किए जा रहे हैं, एम्यूनिशन डंप उड़ाए जा रहे हैं, लेकिन ये फ्लैश पॉइंट न्यूक्लियर का नहीं बनता है। लेकिन संभावनाएं बढ़ी हुई है। जैसे नाटो वहां इंटर करता है, जैसे ईरान इजराइल में इंटर करता है, तब इसकी संभावनाएं प्रबल होती हैं। लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस से दुनिया वाकिफ है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। संभावनाएं तो हैं, खतरा तो है, ये साफ तौर पर नजर आता है। इस बीच देखिए, एक अहम खबर आ रही है। जेनिन में इजरायली एक्शन से जुड़ी सड़कें बर्बाद कर रही है आईडीएफ। यह सिलसिला पिछले कई दिनों से लगातार हम जेनिन में देख रहे हैं। वेस्ट बैंक में आईडीएफ की बुलडोजर कार्रवाई से जुड़ी ये तस्वीरें एक बार फिर आपके सामने हैं, जहां पर बड़े पैमाने पर बुलडोजर का इस्तेमाल करके सड़कों को बर्बाद किया जा रहा है, रास्तों को खराब किया जा रहा है। और देखिए, एक और बड़ी खबर क्या आ रही है गाजा से, जहां पर सिविलियंस पर हमले का आरोप लगा है। रिफ्यूजी कैंप में हमले का आरोप लगा है। इजरायली हमले में भारी नुकसान हुआ है, तो आम लोगों को निशाने पर लिया गया। इजरायली सेना की तरफ से कार्रवाई करते हुए इस बात का आरोप लग रहा है, सिविलियंस की तरफ से आरोप लगाया गया है। रिफ्यूजी कैंप में ये सब थे, शरणार्थी थे, आम लोग थे, आम नागरिक थे, लेकिन इन पर भी हमला किया गया। इस बात का गंभीर आरोप। और एक और बड़ी खबर, इजरायली तेवर से बड़ी जंग का खतरा बढ़ गया है। दक्षिणी गाजा में ऑपरेशन पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। इजरायली कार्रवाई से कई देश अब असहज हैं। अब दक्षिणी गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी है और इसको लेकर कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोग मारे जाएंगे और इसी पर अंतर्राष्ट्रीय विरोध भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और आइए जरा समझते हैं कि इजराइल हमास की जंग आगे क्यों खतरनाक मोड़ ला सकती है। इस बात की आशंका आखिर क्यों जताई जा रही है। इजराइल वॉर में एटमी संकट क्या वाकई बढ़ता दिख रहा है? हिजबुल्लाह के हमले से इजराइल मजबूर हो सकता है। एक तो आकलन ये सामने आया है, इजराइल का सख्त जवाब ईरान को भी एक्टिव करेगा। जाहिर है, अगर इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह पर बड़े हमले किए जाते हैं तो ईरान भी इस जंग में कूदेगा। ईरान की किसी भी सीधी एंट्री से अमेरिका मजबूर होगा। फिर अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका के सीन में आते ही टक्कर ईरान और अमेरिका यानी दो जानी दुश्मनों के बीच हो जाएगी। बिल्कुल। और देखिए, मिडिल ईस्ट में पहले से ही भारी संख्या में जो अमेरिकी बेस हैं वो यहां पर मौजूद है, अमेरिकी तैनाती यहां पर है। प्रोफेसर अमिताभ सर, क्या आपको वाकई में लगता है कि हालात इतने ज्यादा खराब होंगे जहां पर हम जिक्र करते हैं कि अमेरिका एंट्री लेगा, ईरान भी इस जंग में कूद जाएगा और भी मुस्लिम वर्ल्ड के जो कई देश हैं वो इसमें आ जाएंगे और फिर एटमी जंग हो सकती है? देखिए, दुनिया इस समय मैंने कहा एक न्यूक्लियर युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। अगर आप पूरी दुनिया को भी देख लें, रूस ने CTBT यानी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी से अपना हस्ताक्षर वापस ले लिया है। जो इंटरमीडिएट न्यूक्लियर फोर्सेस इन यूरोप थे उससे अपना संधि वापस ले लिया है। जो CFE थे कन्वेंशनल फोर्सेस इन यूरोप, उससे वापस ले लिया है और नए एटमी टेस्ट करने लगा है और अमेरिका भी शायद करने लगे। नॉर्थ कोरिया में भी कमोबेश वही स्थिति है और जो ईरान में है, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के उस न्यूक्लियर संधि के वापस होने के बाद ईरान ने न्यूक्लियराइजेशन प्रोग्राम बहुत बढ़ा दिया है। अमेरिका खुद आपने बताया इस रीजन में बहुत प्रेजेंस है। इजराइल में न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं।
तो अगर बात बिगड़ती है, अगर युद्ध व्यापक होता है, न सिर्फ वेस्ट एशिया में ये संकट आएगी, बल्कि इसका फायदा रूस भी उठाएगा यूक्रेन युद्ध में, और शायद नॉर्थ कोरिया भी इसका फायदा उठाने लगे साउथ ईस्ट एशिया में। तो इस समय सिर्फ वेस्ट एशिया ही नहीं, न्यूक्लियर युद्ध या महायुद्ध की जो संभावना है, जिसमें न्यूक्लियर शस्त्रों का प्रयोग किया जाए, उसकी संभावना बहुत बढ़ी हुई है। और यही नहीं, ईरान, हिजबुल्लाह, हमास, हूती जितने भी हैं, उन सब के पास एक कैपेबिलिटी है कि किसी भी तरह उनको उस न्यूक्लियर मिसाइल को डिलीवर किया जाए, चाहे वो टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल्स हो या रेगुलर न्यूक्लियर मिसाइल्स हो। तो महायुद्ध का खतरा तो हमेशा से बना हुआ है। अगर कोई तीसरा फ्रंट खुल जाता है, फर्ज कीजिए फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया, तब और बात बिगड़ सकती है। इसलिए इस समय बहुत जरूरी है, गजा को ही ले लीजिए, जैसे इजराइल के एक मिनिस्टर ने कह दिया कि गजा को न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ा देना चाहिए। हालांकि उनको बिन्यामिन नेतन्याहू ने सस्पेंड किया, डिसमिस नहीं किया, लेकिन ऐसी कई सारी बातें पूरे इजरायली मीडिया में, इजरायली बुद्धिजीवी वर्ग में और यहूदी बुद्धिजीवी वर्ग में, पूरी दुनिया में सुनने को मिल रहा है। बिल्कुल सही बात है। और इस बीच देखिए, लेबनान से आईडीएफ के ठिकानों पर फिर हमले हुए हैं। हिजबुल्लाह ने किया है विस्फोटक अटैक। एटीजीएम से आईडीएफ की पोस्ट पर किया गया भीषण वार। आईडीएफ को भारी नुकसान का दावा किया गया है हिजबुल्लाह की तरफ से। तो हिजबुल्लाह इस वक्त इजराइल के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बनता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं बाइडेन की इजराइल को हरी झंडी। बाइडेन ने सीजफायर का विरोध किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति बोले, सीजफायर से शांति मुमकिन नहीं, स्थायी शांति के लिए हमारी कोशिशें जारी रहेंगी। ये कहा है जो बाइडेन ने। मिडिल ईस्ट में बड़े बदलाव के संकेत भी अमेरिका देता नजर आ रहा है। और आइए जरा देखते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने सीजफायर को लेकर 5 बड़ी बातें कौन सी कही हैं, और बाइडेन का मिडिल ईस्ट को लेकर फ्यूचर प्लान आखिर क्या नजर आ रहा है। जल्दी से इस पर एक नजर डालते हैं। अमेरिकी फ्यूचर प्लान है क्या? सीजफायर से इनकार किया गया है। यहां पर आप देखेंगे अमेरिका यू टर्न लेता हुआ एक तरह से नजर आता है। गाजा में सिर्फ सीजफायर से शांति नहीं लौटेगी, यह कह दिया गया है। कहा गया है कि अब स्थायी समाधान जरूरी है और हमारा लक्ष्य सिर्फ अभी जंग खत्म करना नहीं है, बल्कि स्थायी समाधान है। इसके अलावा सीजफायर से जो इनकार किया गया, इसमें क्या बात और कही गई? हमास की आइडियोलॉजी के होते हुए शांति यहां पर बिल्कुल संभव नहीं है, लेकिन स्थायी समाधान के तौर पर यह कहा गया, जोड़ा गया, हमारा लक्ष्य हमेशा के लिए जंग को खत्म करना है। यह हालात तक इस जंग को ले जाया जाए। बिल्कुल, सीजफायर से सिर्फ हमास को फायदा होगा। यानी जो बात इजराइल इतने दिनों से कह रहा था और अमेरिका यह कह रहा था कि नहीं थोड़े दिन के लिए सीजफायर जरूरी है, अब वही रुख, इजराइल वाला रुख अमेरिका का नजर आ रहा है। अब अनियंत्रित हिंसा के चक्र को तोड़ना पड़ेगा, वही होगा स्थायी समाधान, यह बताया बाइडेन। और इसके साथ साथ यह भी बोल रहे हैं जो बाइडेन, सीजफायर से हमास को संगठित होने का मौका मिलेगा, यानी वो खुद को और भी तैयार कर सकता है, मजबूत कर सकता है। लेकिन स्थायी समाधान के तौर पर क्या कहा गया? गाजा और मिडिल ईस्ट में कुछ मजबूत बनाना होगा, यह इस वक्त कहा गया है। बिल्कुल, फिर से हमास बेगुनाहों की हत्या करना शुरू कर देगा, इस बात का अंदेशा है। इस अंदेशे को ही खत्म करना होगा, कुछ ऐसा करना होगा कि इतिहास खुद को दोहराता ना रहे। यह बड़ी बात खास तौर पर कही गई है अमेरिका की तरफ से। यानी जो इजराइल का रुख है हमास से जंग को लेकर, अब हूबहू बिल्कुल वही बयानात अमेरिका से भी सामने आ रहे हैं। इजराइल हमास वॉर शुरू होने के बाद बाइडेन ने पहली बार इतना सख्त रुख अपनाया है। जाहिर है इस पर कुछ सवाल जरूर उठेंगे, उन सवालों पर भी जरा गौर फरमा लेते हैं। अमेरिकी प्लान दरअसल 7 बड़े सवाल यहां पर खड़े करता हुआ नजर आ रहा है। बाइडेन की योजना मिडिल ईस्ट के स्थायी समाधान की है। पहला, क्या बाइडेन का बयान गाजा में इजरायली सख्ती पर सीधे सीधे मुहर है? इसके अलावा अगला बड़ा सवाल क्या है? क्या इजराइल ने अब अमेरिका को पूरी तरह से भरोसे में ले लिया है? यह भी बड़ा गंभीर सवाल है। जी हां, क्या इजरायली कामयाबी ने अमेरिका का भरोसा उस पर और बढ़ाया है? यह बहुत अहम सवाल है। क्या गाजा में इजरायली एक्शन और भी तेज होने अब जा रहा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि जो बाइडेन ने अभी साफ तौर पर सीजफायर से इंकार किया। जी हां, अमेरिकी रुख से इजराइल विरोधी देशों की प्रतिक्रिया अब क्या होगी, यह भी देखने वाली बात होगी। और क्या इजराइल अमेरिका के प्लान को कोई बड़ी चुनौती मिलेगी इससे?
और एक और बड़ा सवाल, सातवां बड़ा सवाल, मिडिल ईस्ट में स्थायी शांति से पहले क्या एक महायुद्ध तय है? यह बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि अमेरिका भी अब नहीं चाहता कि यह युद्ध, यह जंग यहां पर थमनी चाहिए। समीर, बिल्कुल सही बात है। ब्रिगेडियर शरदेंदु, किस तरह से आप अमेरिका के इस प्लान को देखते हैं और क्या मौजूदा सूरत हाल और इस जंग की स्थिति को देखते हुए यह जरूरी नजर आता है कि इस समस्या का इस बार वंस फॉर ऑल कोई स्थायी समाधान निकाल लिया जाए, ढूंढ लिया जाए, और क्या यह मुमकिन होगा? देखिए, अमेरिका ने जो इजराइल के साथ जो खड़ा अनवेवरिंग सपोर्ट की बात की है, हमास तो एक बहाना है, निशाना कहीं और है। निशाना मेरा मानना है कि वो मिडिल ईस्ट है। अमेरिका के इतने सारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन हैं वहाँ पे, हर एक देश में वहाँ पे 2000-5000 ट्रूप्स हैं, और साथ में एक मैसेज दिया है वहाँ जो 12-14 जो आतंकवादी संगठन काम कर रहे हैं, अगर वो काबू में नहीं रहे तो उनका भी वैसा ही हश्र होगा जैसा कि हमास का हो रहा। हमास का खात्मा इजराइल के साथ अमेरिका मिलकर कर रहा है, लेकिन निशाना उसका पूरा मिडिल ईस्ट है। एक बहुत ही सख्त मैसेज दिया है ईरान को, यमन को, और हूती विद्रोहियों को, और हिजबुल्लाह को, और साथ में सीरिया पे भी निशाना है। तो पूरा मकसद अमेरिका का है। लोग कह रहे थे कि अमेरिका की पकड़ मिडिल ईस्ट से कमजोर हो रही, इसलिए चाइना वहां इंटर कर रहा है। यह मौका बाइडेन साहब ने ऐसा मिला है कि वो इसको पूरी तरीके से भुनाना चाहते हैं, पूरी तरीके से इजराइल के साथ खड़े हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट पे अपना फिर से वो आधिपत्य जमाना चाहते हैं, और अपने जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उसकी सिक्योरिटी इंश्योर कर रहे हैं। मेडिटेरियन सी में डिप्लॉय कर रखा है, रेड सी में डिप्लॉय कर रखा है, लिहाजा नेवल बेस उनका कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। और जो चाइना का जो हजीबूती जो नॉर्थ अफ्रीका में मिलिट्री जो नेवल बेस है उसको भी वो काउंटर कर रहे हैं। तो लिहाजा एक पूरी भूमिका अमेरिका की यहाँ उभरती नजर आ रही है। ये लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट देना चाह रहे हैं जिससे कि उनका आधिपत्य वहां बना रहे, और उनकी जो मंशा है मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने की, ऑयल को कंट्रोल करने की, और अपनी ठीक है शरदेंदु सर, यानी कि यहां पर अगर जो बाइडेन इंडिकेट करते हैं कि सीजफायर नहीं होने वाला, युद्ध लंबा खिंचेगा, तो इसमें भी अमेरिका का सेल्फ इंटरेस्ट, खुद का जो फायदा है वो ज्यादा नजर आता है। और एक और बड़ी खबर, वॉर के बीच नेतन्याहू का सनसनीखेज ऐलान, फिलिस्तीनी अथॉरिटी को नहीं देंगे गाजा। पीए की गाजा रूल करने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं है, यानी फिलिस्तीनी अथॉरिटी नहीं रूल कर सकता गाजा को, गाजा की जिम्मेदारी अब हमारी होगी, ये क्लियर कर दिया गया। और ये बयान बिल्कुल उससे उलट है जो अमेरिका ने कहा था कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी के पास कंट्रोल जा सकता है, लेकिन ऐसी कोई मंशा नेतन्याहू की नहीं। और आइए देखते हैं कि नेतन्याहू ने गाजा में शासन को लेकर कितना बड़ा ऐलान किया है, और वो भी कितने दमदार अंदाज में। जल्दी से इस पर एक नजर डालते हैं। नेतन्याहू का ऐलान गाजा, इजराइल का तर्क देखिए क्या है। 2005 में फिलिस्तीनी अथॉरिटी को गाजा सौंपा, 2007 में गाजा हमास के हाथों में चला गया। अब हम देखेंगे गाजा, वॉर खत्म होने पर पीए को नहीं सौंपेंगे गाजा, ये सीधे तौर पर इजराइल ने कह दिया है। इसके लिए अमेरिका से कोई दबाव नहीं है, ये भी वो क्लियर करते हैं। हालांकि अमेरिका बार बार ये कहता है कि अगर इजराइल ऐसा करता है तो ये ठीक नहीं होगा। और इसमें यह बात भी कही गई कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी इस काम में बिल्कुल भी सक्षम नहीं है कि जब वहां से हमास का खात्मा हो जाए तो फिलिस्तीन अथॉरिटी उसको सही तरीके से कंट्रोल कर पाए। जंग हम लड़ रहे हैं तो गाजा उन्हें क्यों सौंप देंगे, यह बात भी गई। फिलिस्तीन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट का रुख भी काफी संदिग्ध नजर आया है, उनके विचारों पर भी सवाल उठाया गया। जी हाँ, ये बड़ी बात है। महमूद अब्बास जो कुछ कह रहे हैं उस पर भी सवाल खड़े किए गए इजराइल की तरफ से। पीए ने आज तक 7 अक्टूबर की घटना की निंदा नहीं की। देखिए, ये बात नश्तर की तरह चुभ रही है इजराइल को कि इतना बड़ा 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला कर दिया हमास ने, इतने बेकसूरों की जान ले ली, लेकिन पीए ने इसकी निंदा नहीं की। ये बात चुभी है इजराइल को, और अपने बाइडेन का बदला हुआ रुख देखा, और साथ ही नेतन्याहू के सख्त और बदले अंदाज को भी समझा। अब दोनों को जोड़कर जरा पूरा मामला आपके सामने रख देते हैं, किस तरह की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। जो बाइडेन अब मिडिल ईस्ट के समाधान की बात कर रहे हैं, बेंजामिन नेतन्याहू अब गाजा पर पूरे अधिकार की बात कर रहे हैं, फुल कंट्रोल की बात कर रहे हैं। 3 संकेत यहां पर करुणा बिल्कुल साफ नजर आते हैं। बिल्कुल, देखिए, पहला संकेत यह है कि गाजा की सत्ता पर दोनों के बीच अब सहमति बन गई है, संकेत साफ है। दूसरा बड़ा संकेत यह कि मिडिल ईस्ट पर दोनों का प्लान अब फिक्स हो गया है, यह भी साफ तौर पर नजर आ रहा है बयानों से। जी हां, अमेरिका और इजराइल अब आने वाले वक्त में मिडिल ईस्ट का तय करेंगे भविष्य।
इसके सीधे संकेत इन दोनों मुल्कों की तरफ से तो दिए गए हैं, लेकिन बाकी मुल्कों को क्या यह मंजूर होगा या फिर अब इस रीजन में और तनाव बढ़ता हुआ हम आने वाले वक्त में भी देखेंगे, यह बड़ा सवाल है। इस बीच देखिए वेस्ट बैंक के बलाटा शिविर पर हमले की खबर आ रही है। इजरायली सेना ने अल हुदा स्मारक को तबाह कर दिया है। हमले के बाद अल हुदा स्मारक में आग लगा दी गई। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। इजराइल हमास में डील होने की खबर सामने आ रही है। दोनों पक्ष करेंगे 5 दिन का युद्ध विराम, 5 दिन का सीज फायर होगा। करीब 50 बंधकों को हमास छोड़ेगा। इसके बदले अमेरिकी सूत्रों के हवाले से वॉशिंगटन पोस्ट की यह रिपोर्ट है जिसमें यह दावा किया गया है, 5 दिन के सीज फायर का दावा किया गया है। और आइए अब देखते हैं कि अमेरिकी अखबार जिस डील की बात कर रहा है उसमें और डिटेल्स क्या है। फटाफट आपके सामने जानकारी रख रहे हैं। अमेरिकी दखल से इजराइल हमास के बीच डील की बात कही जा रही है और इसमें हमास के महिलाओं और बच्चों को छोड़ने पर सहमति जताई गई है इस डील के जरिए। जी हां, दोनों ही पक्ष 5 दिन का युद्ध विराम करेंगे, इसके लिए सहमत हुए हैं। यह दावा किया गया इस रिपोर्ट में। 6 पन्नों का इसके लिए बाकायदा अग्रीमेंट तैयार कर लिया गया है कि कब कब क्या क्या कैसे किया जाएगा। 50 या इससे ज्यादा बंधक हमास की कैद से आजाद होंगे। 24 घंटे में छोटे छोटे ग्रुप्स में इन्हें छोड़ा जाएगा। यानी पूरा खाका तैयार किया गया है कि कैसे इन कैदियों को रिहा किया जाएगा। सख्त निगरानी में यह सब कुछ अंजाम दिया जाएगा। पूरी प्रक्रिया जो है उसमें सख्त निगरानी बरती जाएगी। ये तमाम बातें कही गई हैं। क्या वाकई ऐसे ही कोई डील इजराइल और हमास के बीच हो गई है और इसका नतीजा आने वाले वक्त में हमें बंधकों की रिहाई के तौर पर दिखाई देगा? ये देखना होगा। आइए समझते हैं कि इजराइल और हमास में जिस डील की बात कही जा रही है उससे दोनों पक्षों को क्या लाभ हो सकता है, इसमें दोनों पक्षों का फायदा क्या होगा। देखिए, इजराइल को तो सबसे बड़ा लाभ यही कि कुछ बंधक आजाद हो जाएंगे हमास की कैद से, जिन्हें 7 अक्टूबर के हमले में हमास ने अपने कब्जे में ले लिया था। हमास को फायदा यह है कि 5 दिन के लिए उसे राहत मिलेगी। 5 दिन तक सीज फायर हो जाएगा, इजरायली हमले रुक जाएंगे। इसके अलावा इजराइल को क्या फायदा होता हुआ नजर आ रहा है? इजरायलियों में भरोसा इससे बढ़ेगा क्योंकि लगातार बंधकों की जो रिहाई है उसकी मांग की जा रही, उनके परिवार वाले चिंतित हैं। हमास को क्या फायदा होगा? रीग्रुप होने का मौका मिल सकता है। यही वजह आपने देखा कि अमेरिका भी बोल रहा है कि सीज फायर महंगा ही पड़ सकता है। और क्या फायदा हो रहा है इजराइल को? अपनी जीत दिखाने का मौका इस वक्त इजराइल के सामने होगा अगर बंधकों की रिहाई होती है। हमास को क्या फायदा होगा? मानवीय दिखने का अवसर अंतरराष्ट्रीय समुदाय के बीच मिलेगा। जी हां, और बाकी बंधकों के लिए रास्ता भी खुलेगा। मान लीजिए कि 50 बंधक हमास की कैद से रिहा हो जाते हैं तो फिर आगे बंधक जो और मौजूद हैं उनकी रिहाई की बात की जाएगी। बाकी बंधकों पर बड़ा बार्गेन हमास के लिए संभव होगा, मुमकिन होगा। यह भी बात साफ तौर पर नजर आती है। जिद पर अड़े न होने का संदेश जाएगा इजराइल के लिए अगर बात की जाए तो। वहीं इजराइल समझौते पर मजबूर दिखेगा, यह हमास को फायदा होता हुआ नजर आएगा। तो कतर मध्यस्थता की भूमिका निभाता हुआ अमिताभ जी नजर आ रहा है। अमेरिका की CIA भी इसमें शामिल है जो जानकारी मिल रही है। और एक अग्रीमेंट मानकर यह चला जा रहा है कि दोनों के बीच, इजराइल और हमास के बीच बन गया है। इसमें किसका नफा किसका नुकसान आप देखते हैं मोटे तौर पर? ये बंधकों को छुड़ाने के लिए हमेशा भ्रामक संकेत आते रहे अमेरिका से, कतर से, हमास से और इजराइल से। कुछ लोग कहते थे कि 20 लोग को छोड़ देंगे, 1 दिन का सीज फायर दीजिए, वो पॉसिबल नहीं हुआ। इजराइल हमेशा ये मानता है कि नॉर्थ गजा पर जो उसने अटैक किया है और उसको जो नेस्तनाबूद किया है पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसके चलते हमास मजबूर होकर इनको रिलीज करेगा। हालांकि हमास अब तक कितने बंधकों को सुरक्षित रख पाया है ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न होगा। लेकिन इतना तो तय है कि हमास और इजराइल दोनों चाहते हैं कि एक बीच का रास्ता निकले। हमास का जो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है कि जितने भी 6000 फिलिस्तीनी बंधक हैं जो सिक्योरिटी इश्यूज पर इजरायली जेलों में बंद हैं उनको छुड़ाया जाए, तब तक ये छोड़ा नहीं जाएगा। अमेरिका का प्रेशर है कि जितने भी उसके बंधक हैं उनको छुड़ाया जाए। और अमेरिका में इलेक्शंस होने वाले हैं, आप सबको पता है, तो उसके चलते बाइडेन साहब पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। उसी तरह लेबनान के हिजबुल्लाह मिलिशिया जो हैं वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरह जितने दिनों तक ज़्यादा हो सके हमास अपने बंधकों को वहाँ बंद रखे। लेकिन अभी तक
इजराइल को कोई टैंजिबल गेन यहां नहीं मिला है। अल शिफा हॉस्पिटल में भी उन्होंने ये पूरी तरह से दिखलाने से इनकार कर दिया कि ये सचमुच कमांड एंड कंट्रोल सेंटर था। तो उसी तरह का कहीं ये भी एक्सरसाइज ना हो जाए कि वो 20 निकालें, वो फिर रीग्रुप कर जाएं, तो फिर इजराइल ऑफेंसिव पे आ जाए या पूरी दुनिया में कॉन्डेमनेशन हो। इसमें कोई मानवीय एंगल नहीं है, चाहे इजराइल का हो या हमास का हो, ये सिर्फ गिव एंड टेक का है। वो चाहते हैं कि दें, ये चाहते हैं कि इससे मैक्सिमलिस्ट पोजीशन लेके जितना फायदा हो सके हम ले सके उनसे। ठीक है सर, और देखना होगा कि क्या ये सहमति बन पा रही है या फिर नहीं, वाकई में इस पर अमल हो पाता है या फिर नहीं, जो मौजूदा विध्वंसक हालात हैं। जंग के बीच फ्रांस ने दिखाई अपनी ताकत। फ्रांस ने किया बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट। M51 बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया गया। न्यूक्लियर क्षमता वाली है यह मिसाइल। फिलहाल बिना न्यूक्लियर लोड के इसका टेस्ट किया गया। और आइए फ्रांस के इस मिसाइल टेस्ट की और डिटेल आपके सामने रख देते हैं। साथ ही फ्रांस का टारगेट है क्या, लक्ष्य क्या है उसका, इसके जरिए यह भी बताएंगे। फ्रेंच मिसाइल पावर को समझिए। फ्रांस के दक्षिण पश्चिमी तट से यह टेस्ट फायर किया गया है। M51.3 मिसाइल का पहली बार टेस्ट किया गया है। बगैर न्यूक्लियर लोड के इसका परीक्षण किया गया है। नॉर्थ अटलांटिक में यह मिसाइल जाकर गिरी है, फ्रांस से सैकड़ों किलोमीटर दूर। और इसके अलावा फ्रांस के दो टारगेट्स क्या नजर आए? जंगी माहौल में दुश्मनों को ताकत दिखाना, बड़ी जंग के लिए खुद को तैयार करना, यह नजर आ रहा है। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, ये जो अपनी ताकत दिखाई गई है या फिर मसल फ्लैक्सिंग की गई है, ये आखिर किसको क्या जतलाने के लिए किया जा रहा है फ्रांस की तरफ से? देखिए, फ्रांस एक बहुत अहम भूमिका निभाता है, चाहे वो इजराइल हमास का युद्ध हो, चाहे रशिया और यूक्रेन का युद्ध। अगर फ्रांस से बड़ी उम्मीद थी कि ये एक पीस मेकर का काम करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं रशिया और यूक्रेन युद्ध में। देखिए, वो एक अपना अलग स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। यूरोप को उसने रोल किया है एक ज़माने में, और टाइम टू टाइम इस तरीके के परीक्षण करने का वो दिखाता है कि वो चाहे वो रशिया यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे इजराइल हमास का हो, वो उसको इन्फ्लुएंस करने की काबिलियत रखता है। उसको भी वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे आके अपनी एक अहमियत जताना है। और साथ में यूरोपियन यूनियन में एक डोमिनेशन है। देखिए, यूके, जर्मनी और फ्रांस, ये तीन महापावर हैं एज फार एज यूरोपियन यूनियन इज कंसर्न, और फ्रांस उसमें अहम। और वहाँ के जो डेमोग्राफी आप देखेंगे तो वो बड़ा ही फ्लेक्सिबिलिटी वाला नेशन है, लेकिन साइड बाय साइड वो अपनी बात मनवाने के लिए भी जद्दोजहद कर सकता है। और एक डेमोन्स्ट्रेशन तो है ही है पूरे यूरोपियन यूनियन को, प्लस रशिया को और इधर हमास को, क्योंकि इजराइल के साथ वो खड़ा हुआ, उधर वो यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ। तो एक उसने एक तीर से कई निशाने साधे और एक मैसेज दिया है पूरे वर्ल्ड को कि फ्रांस अभी भी एक फोर्स टू रेकन विथ है, उसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। उसकी से है यूरोपियन यूनियन में, लिहाजा इस तरीके के परीक्षण उसके टेक्नोलॉजी को दिखाते, उसके सामर्थ्य को दिखाते और उसके मिलिट्री पावर को दिखाते। बिल्कुल बिल्कुल। और इस बीच देखिए, बड़ी खबर है, गाजा में इजराइल ने मचाई है फिर तबाही। उत्तरी गाजा पूरी तरह से खंडहर में बदल चुका है। गाजा में हर तरफ तबाही ही तबाही नजर आ रही है। गाजा की बिल्कुल ताजा तस्वीर इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष पर हम आपको दिखा रहे हैं, और ये तस्वीर दिल दहला देने वाली है। हर तरफ आप देखेंगे, जहां तक आपकी नजर जाएगी मलबा ही मलबा नजर आएगा और जमींदोज हुई इमारतें नजर आएंगी। गाजा में बर्बादी की ये बिल्कुल नई तस्वीर है जो आप देख रहे हैं टीवी 9 पर।